नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, हम तरक्की कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। लगातार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भारत को शाइनिंग स्टार ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कहते आ रहे हैं। भारत लगातार कई सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग अपने पास रखा हुआ है। और इसी से रिलेटेड इस खबर है, ये खबर होने वाली जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके तहत भारत ने पिछले 5 सालों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को डबल कर दिया है। अब क्या ये खबर है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका जॉब क्रिएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और भारत के फ्यूचर के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस खबर के मुताबिक भारत ने पिछले 5 सालों में अपने जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। यानी कि इस साल भारत ने लगभग 11 लाख करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है, और अगले साल में ये 12 लाख 20 हज़ार करोड़ के आसपास होने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ यूज़ हो रहा है? ये यूज़ हो रहा है वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनाने में, हाई स्पीड रेल्स में, और सेमीकंडक्टर प्लांट्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर जापान द्वारा फंडेड मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेके की बात हो, या माइक्रॉन का पहला चिप फैब प्लांट जो गुजरात में बन रहा है उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही हैं। 12 और चिप प्लांट्स पाइपलाइन में हैं। एफडीआई लगातार बढ़ रहा है, और जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8% रही है पिछले क्वार्टर में। तो ये दिखाता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, बिजनेसेस अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिससे भारत में बिजनेस करने की रफ्तार भी बढ़ रही है, और आसानी भी, सहूलियत भी। तो इसके बारे में जब हम विचार करते हैं इस खबर के बारे में, और ख़ास करके जो करंट ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है यूएस ईरान वॉर वाला, उसको साथ में कंसिडर करते हुए जब इस बारे में हम बात करते हैं, तो ये एक इकोनॉमिक पैराडॉक्स को दर्शाता है। मिडिल ईस्ट में कभी भी कोई डिसरप्शन होता है, कोई क्राइसिस होता है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से भारत हमेशा से एक देश रहा है। और इस बार भी भारत इस क्राइसिस की वजह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस इम्पोर्टेड एनर्जी पे भारत का बहुत ज़्यादा रिलायंस रहता है। और भारत की वो इम्पोर्टेड एनर्जी कहाँ से आती है? ज़्यादातर आती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बार बार बंद होने के बाद भी, ब्लॉकेड्स लगने के बाद भी, ऑयल प्राइसेस के इतने ज़्यादा बढ़ जाने के बाद भी, और रुपए की वैल्यू इतने ज़्यादा डिवैल्यू होने के बाद भी, भारत अभी भी अपने फिस्कल इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेलरेट कर रहा है, अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट कर रहा है, सब्सिडी से लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर तक। क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टर्म कंजम्पशन या जो पॉपुलर मेजर्स हैं कि लेडीज़ को 2,000 रुपये दे दिया, चुनाव जीतने के लिए ये भत्ता दे दिया, वो भत्ता दे दिया, इन पे जो खर्चे हो रहे हैं वो तो हैं ही। लेकिन उनके अलावा जो खर्चे मायने रखते हैं, क्योंकि इस तरह के खर्चों का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ जीडीपी पे एक बोझ के समान होते हैं। फ़र्क पड़ता है उन खर्चों से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में किए जाएँ, जिससे एसेट क्रिएशन हो, जो फर्दर आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। तो भारत ने पॉपुलिस्ट मेजर्स पे और इन सब चीज़ों पे, फ्रीबीज पे खर्चा तो बहुत सारा हुआ है, नो डाउट। इसका बेटर प्रयोग हो सकता था। ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, और ये मैं इसके बारे में ये तो मैं डेफिनेटली अपना कंसर्न वॉइस करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने एसेट बिल्डिंग पे अग्रेसिवली खर्च करना जारी रखा है, क्योंकि इसी एसेट बिल्डिंग के बल पे कोई भी देश लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अपने लिए जनरेट कर पाता है। और इस एसेट बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूडेड होता है हाईवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स को मॉडर्नाइज करना, डेटा सेंटर्स खोलना, मॉडर्न इकोनॉमी के तौर पे भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना, ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना बल्कि उसको कॉम्पिटिटिव भी बनाना। इसके अलावा आजकल सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर देश इसको अपने यहाँ बनाना चाह रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देशों के पास इसको का एक तरह से मार्केट में मोनोपोली है। तो अब हर कोई समझ रहा है कि आप किसी भी एक देश को किसी एक प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली नहीं दे सकते, क्योंकि ये इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। हर जगह तो सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ होता है, और चाइना जैसे देश अगर इस पर अपनी मोनोपोली रखते हैं और कल को वो ब्लॉकेट लगा देते हैं, तो आपकी सारी इकोनॉमी बैठे बैठे ठप हो जाएगी। और इसलिए भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इन चिप्स को बनाने पे, इन सेमीकंडक्टर यूनिट्स को बनाने पे ध्यान दे। और इसी के लिए सेमीकंडक्टर्स को आज का न्यू ऑयल कहा जाता है। सेमीकंडक्टर इज़ द न्यू ऑयल।
और भारत ने अपना खुद का इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, जिनकी टोटल कीमत लगभग 20 अरब डॉलर है, क्योंकि भारत चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव सेक्टर्स में ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक से भारत खुद को बचा सके, ये सब चीज़ें अपने यहाँ ही बना के। इसके अलावा भारत कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, जो भारत को ये फर्दर ये पुश दे रहा है भारत को कि वो अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाए, चीज़ों को अपने यहाँ प्रोड्यूस करना शुरू करे। जिसमें से बहुत बड़ा इशू है यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, उसकी वजह से जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं। बट ग्लोबल इकोनॉमी हिट हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो भी ब्लॉकेड वगैरह लगाए गए उसकी वजह से, क्योंकि भारत के ऊपर जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसका दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और दूसरी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने लग जाती है। ब्रेंट क्रूड जहाँ जब भी $100 के ऊपर जाता है, वहाँ भारत के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होने लग जाता है। और ये हम पिछले कुछ समय से देख भी पा रहे हैं। क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से, बहुत सारी सब्सिडी देने की वजह से भारत के ऊपर, भारत के एक्सचेकर पे इसका बहुत बड़ा बर्डन पड़ा और भारत को इसके लिए पेट्रोल और गैस की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ी। भारत की रुपी का कांस्टेंट डिवैल्यूएशन हो रहा था, हम ये देख रहे थे। मैरीटाइम इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, फ्रीट कॉस्ट महंगी हो जाती है। ये सब हो जाता है क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के एरिया में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो। ये सब होने के बावजूद, एक मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होने के बावजूद, उसमें फंसे होने के बावजूद भी एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट कर पाना, ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है भारत के लिए। एक इकोनॉमिक जिम्नास्टिक्स की तरह इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच इतना बड़ा काम कर ले जाना, ये एक जिम्नास्ट की कलाबाजी से कम नहीं है। और इसी की वजह से इतनी सारी दिक्कतों मुसीबतों के होने के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी अभी भी 7-7.5% की रेट से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत अच्छा एक साइन है। और इसके बहुत सी वजह हैं, बहुत से पिलर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी ने एक ग्रोथ विटनेस की है। सबसे पहला है द काउंटर साइक्लिकल केपेक्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह की कोई क्राइसिस देखते हैं, मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हम देखते हैं, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो जनरली स्पेंडिंग को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या सिनेरियो आएगा, हम जो भी पैसा लगाएंगे या खर्च करेंगे उस पर हम रिटर्न कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो वेट करते हैं सिचुएशंस के ठीक हो जाने पर। लेकिन भारत की गवर्नमेंट जनरली ये काम करती है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही किया। उन्होंने बस थोड़ा और अग्रेसिवली इस चीज़ को किया कि ऐसे समय जब प्राइवेट प्लेयर्स ने अपनी स्पेंडिंग रोक दी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दिया। इससे नए प्रोजेक्ट्स बने, नई जॉब्स क्रिएट करी, इकोनॉमी का पहिया चलता रहा और जीडीपी हमारी ग्रो करती रही। दूसरी वजह है सिलिकॉन ऑटोनॉमी एज अ जियोपॉलिटिकल शील्ड। इसमें हम वही चिप्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जो भारत अपने यहाँ बना रहा है, क्योंकि ऐसी क्राइसिस के टाइम पे जब मेजर शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और जब कोई देश पूरी तरह से इन माइक्रोचिप्स को इंपोर्ट करने पे डिपेंड करता है, और तब अगर इस तरह का ब्लॉकेड लगता है तो उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप पड़ सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए भारत ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग, इन सब फैसिलिटीज़ को भारत में ही बनाना शुरू कर दिया है। सिस्टमैटिकली धीरे धीरे भारत अपनी वल्नरेबिलिटी इस फील्ड में दुनिया के ऊपर से कम करता जा रहा है। तीसरी है इंसुलेटेड डोमेस्टिक डिमांड। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है भारत की, और लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं, लोगों की अपनी डिमांड है। और इसलिए भारत चूँकि इतना बड़ा देश है, लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा है, तो भारत काफ़ी हद तक, भारत की इकोनॉमी एक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, ना कि एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। भारत के लोग खुद ही इतना कंज्यूम कर जाते हैं कि वो भारत की इकोनॉमी का पहिया चलाए रखने के लिए काफ़ी है। तो हेविली एक्सपोर्ट रिलायंट इकोनॉमी जैसे जर्मनी और साउथ कोरिया, इन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब इस तरह कोई मेजर ग्लोबल रिसेशन आता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। जब एक्सपोर्ट रुक जाता है तो इनकी कमाई बंद हो जाती है। लेकिन भारत जैसे देश जो अपने बहुत बड़े, अपने मैसिव इंटरनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं, जो अपनी डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड करते हैं, वो ऐसी सिचुएशंस में भी ग्रो करना कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनके यहाँ रहने वाले लोगों की डिमांड अभी भी कायम है। अगला पॉइंट है टैक्टिकल एनर्जी मनूवर्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, इंडिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा धक्का लगा, नो डाउट। लेकिन भारत ने इसी बीच अपने इस सप्लाई चेन शॉक को कुशन करने के लिए बहुत सी चीज़ें की। भारत ने बहुत ही बड़े पैमाने पे अपने यहाँ खुद ही पेट्रोलियम रिजर्व्स को खोजना शुरू किया, नई इमरजेंसी सप्लाई लाइंस बनानी शुरू की,
नए नए देशों के साथ इंडिया ने अपना जो ऑयल परचेजिंग कंट्रीज़ थी उनको डाइवर्सिफाई किया। भारत इस समय 40 से ज़्यादा देशों से ऑयल ख़रीदता है। इसके अलावा अपने यहाँ भी मैसिव लेवल पे एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है और बहुत सी जगहों पे भारत में भी क्रूड ऑयल के भंडार पाए गए हैं जिनको आने वाले समय में एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उनको निकाल के यूज़ किया जाएगा। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं ध्यान आप लोग का खींचना चाहूँगा। भारत की जीडीपी पिछले क्वार्टर में 7.7% के हिसाब से ग्रो की है। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब लोग इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि इतने बड़े क्राइसिस के बीच में इकोनॉमी इतना अच्छा ग्रो की। लेकिन हमें असल में देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि ये जो लड़ाई जो शुरू हुई ये बेसिकली मार्च के एंड में शुरू हुई, ठीक है। और इसलिए इसका जो असर आप पे पड़ना था ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पड़ा है। तो इसलिए इससे भारत ने कैसे निपटा है, भारत ने एक्चुअली में इस समस्या से प्रॉपरली डील किया है कि नहीं है, ये हमें देखने को मिलेगा जब जून क्वार्टर एंडिंग के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जिस तरह से भारत अपने फिस्कल डेफिसिट को वगैरह को मैनेज करता है, आई एम श्योर अच्छा ही परफॉर्मेंस हुआ होगा। बट स्टिल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है और इतने फिस्कल डेफिसिट को लेते हुए इस तरह पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी स्पेंडिंग को मेंटेन कर पाना ये मुश्किल होने वाला है। और अगर ये वॉर फर्दर खिंचती है, अगर ये जो सीज़फायर पे भी बात चली है वो वर्कआउट नहीं करता है, तो इंडियन इकोनॉमी वाकई में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने वाली है, जिसका एक आइडिया हमें मिल जाएगा जब इस जून क्वार्टर एंडिंग के रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। बट ओवरऑल इंडिया इज़ डेफिनेटली परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट और हम आशा करते हैं, हम प्रे करते हैं कि हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।